हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पीओ गाइड पार्ट 1 से लेक्चर 9 क्लॉज 12 टू क्लॉज 19। सो पहला क्लॉज है क्लॉज 12, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। मतलब जो पोस्टेज होता है उसका नगद में प्री पेमेंट करना, नगद में भुगतान करना किया जा सकता है। उसमें क्या क्या कंडीशन होता है? पहला होता है सर्टेन इंपॉर्टेंट पीओज आर ऑथोराइज्ड बाय हेड ऑफ द सर्कल फॉर पेमेंट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश फॉर, यहाँ पे फॉर नहीं लिखा, फॉर फार्म्स और अदर पर्सन्स हु पोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट्स। मतलब देखो, कुछ सर्टेन पोस्ट ऑफिसेस को हेड ऑफ द सर्कल ने क्या है, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज का अथॉरिटी दिया है। किसके लिए? फॉर फार्म्स और अदर पर्सन, कुछ फार्म या अलग कोई लोग जो क्या करते हैं, एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट्स वो लोग पोस्ट करते हैं, उनके लिए प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज का ऑथोराइजेशन दिया गया है। किसके, किन्होंने दिया है उसे? हेड ऑफ द सर्कल। ठीक है, हेड ऑफ द सर्कल क्वेश्चन एग्जाम पे पूछे जाते हैं। और इसमें कंडीशन क्या होता है? दे नीड टू पोस्ट मिनिमम 500 पैकेट्स एट ए टाइम इन बिग सिटीज एंड मिनिमम 250 पैकेट्स एट ए टाइम इन स्मॉल टाउन्स। मतलब बड़े शहर से कंडीशन क्या है कि ये जो अनरजिस्टर्ड पैकेट्स होते हैं उनको क्या, कोई आदमी हो या कोई फार्म हो, उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको एट ए टाइम 500 पैकेट्स मिनिमम उनको क्या करना पड़ेगा, बड़े सिटीज़ में पोस्ट करना पड़ेगा। और छोटे सिटीज़ के लिए 250 पैकेट्स एट ए टाइम पोस्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर्टेन पोस्ट ऑफिसेज इन बॉम्बे, कोलकाता, Madras, Nagpur and Delhi are also authorized for prepayment of postage in cash by head of the circle। कुछ सर्टेन पोस्ट ऑफिस कहाँ पे? बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, नागपुर, दिल्ली, इन सब जगह पे, उनमें भी क्या है, हेड ऑफ द सर्कल कुछ पोस्ट ऑफिस को प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज का अथॉरिटी दी है। और इसमें कंडीशन क्या है? दिस पोस्ट ऑफिसेज आर ऑथोराइज्ड बाय हेड ऑफ द सर्कल टू रियलाइज द पोस्टेज एंड द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल इन कैश। देखो, इसमें जो पहला वाला था वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, मतलब यहाँ पे जो हेड ऑफ द सर्कल इन पोस्ट ऑफिस को परमिशन दे रहा है, वो किसके लिए दे रहा है? रजिस्टर्ड आर्टिकल किसके लिए? मतलब दे आर ऑथोराइज्ड बाय द हेड ऑफ द सर्कल। किसके लिए? कि वो लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसका जो पोस्टेज वगैरह वो ले सके। किसके लिए? रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए। ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड मेल। ओके, इसके बाद हम करेंगे रजिस्टर आर्टिकल एंड लेटर मेल। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज बट फॉर दिस सेंडर यूजेस स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल्स फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ सेम टाइम एट ए नॉट लेस देन 50 ग्राम। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि सेंडर को एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। किसके लिए? बुकिंग, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बुकिंग के लिए। और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, एक तरीके का टोटल, मतलब सेम टाइप का टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, उसका जो वजन है वो 50 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और एरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट सी, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज ऑल्सो अवेलेबल बाय सिलेक्टेड गैजेटेड एंड एचएसजी पीओस टू फार्म्स एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हु पोस्ट नॉट लेस देन 500 आर्टिकल्स एट ए टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर, क्लोज्ड कवर्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स एंड अनरजिस्टर्ड पैकेट्स। देखो, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज का जो सुविधा है और कुछ सिलेक्टेड गैजेटेड एचएसजी पीओस, कुछ फार्म्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को भी दिया गया है, जो लोग क्या करते हैं, मिनिमम 500 आर्टिकल्स एट ए टाइम पोस्ट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि रजिस्टर्ड है या सिर्फ अनरजिस्टर्ड है। इसमें आप ये जो 4 तरीके का बताया गया है, लेटर हो, क्लोज्ड कवर में, इनलैंड कार्ड हो या पोस्ट कार्ड हो या अनरजिस्टर्ड पैकेट हो, इन सभी को मिला के एट ए टाइम आप उन्हें क्या करना पड़ता है, 500 आर्टिकल्स पोस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एट ए टाइम इन चारों तरीके के आर्टिकल को मिला के, तब उनको ये परमिशन दिया जाता है। किसके लिए? प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, मतलब नगद में पोस्टेज के भुगतान का। ठीक है,
चलो इसका हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फैसिलिटी फॉर प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस इन कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर। जो प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज का जो ऑथराइजेशन है, जिसमें कुछ जो कंडीशंस हमने देखा कि उन कंडीशंस के बेस्ड करके इनको ऑथराइज मतलब परमिशन दिया, ऑथराइजेशन दिया जाता है प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज का। और वो किन किन आर्टिकल के लिए होता है, दे आर ओनली फॉर लेटर्स, ILC इंडियन लेटर कार्ड्स, उसके साथ क्या है नेक्स्ट पोस्ट कार्ड्स, पैकेट्स, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स। सिर्फ इन्हीं के लिए ही ये प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज का जो सुविधा है वो दिया जाता है, ठीक है। इनको छोड़ के किसी भी आर्टिकल यहाँ पे जैसे लिखा है नॉट अवेलेबल फॉर एनी अदर क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, उनको छोड़ के किसी और तरीके का आर्टिकल के लिए ये बेनिफिट, ये फायदा नहीं दिया जाता, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स प्रोवाइडेड बाय पीओस यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ओनली। जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन आर्टिकल्स पीओ पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है उनको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स भेजने के लिए ही यूज़ कर सकते हो, किसी और के लिए मतलब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भेजने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 13 नंबर पॉइंट, स्पॉइल्ड एंड डिफेस्ड स्टैम्प्स। मतलब स्पॉइल्ड जो वेस्ट हो गया है, डिफेस्ड यानी कि जिनको ऑलरेडी यूज़ कर दिया गया उनको कैंसिल कर दिया गया है, फिर वो ऐसे स्टैम्प्स, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट है पोस्टेज स्टैम्प्स व्हिच आर एडहेसिव, एम्बॉस्ड एंड इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो देखो तीन तरीके का बताया गया। पहला एडहेसिव, एडहेसिव मतलब जिनको चिपकाना पड़ता है, चिपकाना यानी कि जैसे जो 10 रुपये वाला स्टैम्प हो या 5 रुपये वाला स्टैम्प हो, जिसको हम क्या करेंगे एनवेलप के ऊपर चिपका सकते हैं, ठीक है। ऐसे एनवेलप रहते हैं उसके ऊपर आप इसको चिपका सकते हो, ठीक है। तो ऐसे स्टैम्प्स हो जिनको चिपकाया जाए। एम्बोस्ड हो, एम्बोस्ड यानी कि सोचो ऐसे कोई आर्टिकल हम एनवेलप देखते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे यहाँ पे 5 रुपये का स्टैम्प बना हुआ होता है या किसी और अमाउंट का स्टैम्प बना हुआ होता है, मतलब आर्टिकल एनवेलप के ऊपर पहले से ही वो एम्बोस्ड होकर रखा है उस अमाउंट का स्टैम्प, ठीक है। तो एम्बोस्ड हो या तो इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब देखो हमने ये भी किया है, जो फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है आर्टिकल के ऊपर क्या किया जाता है, जो स्टैम्प इम्प्रेस्ड किया जाता है, ठीक है ना, मतलब एक वैल्यू अमाउंट का स्टैम्प इम्प्रेस्ड किया जाता है किसके ऊपर, फ्रैंकिंग मशीन में यूज़ किया जाता है, तो वो होता है इम्प्रेस्ड। तो ऐसे तीन तरीके का ही अगर पोस्टर स्टैम्प्स हो और उसमें क्या क्या मतलब चीज़ अगर हो तो उसको बोला जाएगा स्पॉइल्ड और डिफेस्ड, ठीक है। उसमें क्या होगा, इफ दे आर ऑब्लिटरेटेड मतलब अगर वो तिरस्कृत किया गया है, ठीक है, मतलब उसको कैंसिल किया गया है, या तो डिफेस्ट हो, डिफेस्ट यानी कि उसको एक बार ऑलरेडी यूज़ किया गया है। डिफेस्ट का मतलब आपको पता होगा जब कोई लेटर में जब कोई एनवेलप मतलब उस एनवेलप के ऊपर क्या होता है पोस्टल स्टैम्प्स यूज़ किया जाता है, फिर तब उसको क्या किया जाता है स्टैम्प पोस्टल जो पोस्टल स्टैम्प मतलब स्टैम्प होता है उसके जरिए या तो क्या होता है पेन के जरिए उसको डिफेस्ट किया जाता है, मतलब उसको कैंसिल किया जाता है कि हाँ ऑलरेडी एक बार यूज़ हो चुका है, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो किया जाता है, उसको डिफेस्ट बोला जाता है। या तो कर्ड हो, मतलब सोचो जो स्टैम्प है उसमें कर्ड हो गया है, टॉन हो गया है, फट गया है, या तो ओवर प्रिंट, ओवर प्रिंट जैसे फ्रैंकिंग मशीन में आपने इम्प्रेशन डाल रहे हो तो ओवर प्रिंट हो गया, या तो एम्बॉस स्टैम्प में जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई ओवर प्रिंट हो गया है तो उसको भी नहीं माना जाएगा। इम्परफेक्ट हो मतलब ठीक ठाक नहीं प्रिंट हुआ है, इम्परफेक्ट स्टैम्प है। या तो सेपरेटेड फ्रॉम एम्बॉस्ड एनवेलप्स, एम्बॉस्ड एनवेलप्स हमने जो देखा कि सोचो यहाँ पे एक एनवेलप एम्बॉस्ड है 5 रुपये का, यहाँ पे एक स्टैम्प बना है, आपने इसको यहाँ से निकाल दिया तो ये और एक्सेप्टेड नहीं होगा। या तो आप यहाँ से इसको निकाल के किसी और जगह पे इसको और एनवेलप को उसको चिपका रहे हो तो ये भी ऐसे एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ऐसे एम्बॉस्ड एनवेलप्स के वहाँ से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो ऐसा अगर हो तो दे कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, फिर उनको पोस्टेज पेमेंट के लिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उससे आप पोस्टेज का पेमेंट भुगतान नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग, दैट इज स्पेशल रजिस्टर्ड एनवेलप्स प्रोवाइडेड बाय पीओस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल्स। जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स होते हैं जो पीओ प्रोवाइड करते हैं आपको, आप उन्हें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का ट्रांसमिशन के लिए ही यूज़ कर सकते हो। ये पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले भी किया है, ठीक है। इसके बाद है यूजिंग ए स्टैम्प दैट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर एनी पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज और पोस्टल फीस विथ इंटेंट टू कॉज लॉस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड। देखो अब क्या है, आपने ऑलरेडी क्या किया है, एक स्टैम्प ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ठीक है, पेमेंट कर दिया है उसको और उसको यूज़ कर लिया। सोचो यहाँ पे एक उसके एनवेलप के ऊपर आपने 10 रुपये का स्टैम्प यहाँ पे दिया लगाया था और उसको आपने ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर लिया, मतलब वो उसका काम कर चुका है, वो उसके सेंडर के मतलब सेंडर ने उसे भेज दिया, वो एड्रेस के बाद जा चुका है। अब देखो क्या किया जा रहा है उसमें, वो क्या कर रहा है उस एनवेलप के ऊपर से आपने इसको निकाल दिया, ठीक है, मतलब जो सोचो सपोज जो एड्रेस को मिला है उसने उसको वहाँ से निकाला, फिर इसको किसी और एनवेलप के इसको स्टैम्प को
चिपकाने के बाद उसके बाद क्या क्या उसको फिर से ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहा है। तो सोचो 10 रुपये का स्टैम्प 2 बार यूज़ हो गया, ऐसे करता जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें देखो एक उसमें डिपार्टमेंट का लॉस होगा, क्योंकि स्टैम्प तो 2 बार यूज़ होना चाहिए था, लेकिन एक ही स्टैम्प को आप बार बार यूज़ कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो। ऐसे पॉसिबल ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि उन्हें डिफेस कर दिया जाता है, कट मार्क दिया जाता है, तो आप तो पकड़े जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप पकड़े जाएंगे, ऑब्वियसली आप पकड़े जाएंगे, तो क्या होगा, वो एक ऑफेंस होता है किसके हिसाब से, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से। मतलब आप इसको नहीं कर सकते, आपको इंडियन पेनल कोड के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो समझ लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिक्सिया स्टैम्प्स। ठीक है, क्लॉज 14, क्लॉज को भी आप लोग याद रखिएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज ऑफ फिक्सियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पज व्हाटसएवर इज प्रोहिबिटेड and is an offense punishable under section 263 है इंडियन पेनल कोड 1860। फिक्सिया स्टैम्प यानी कि डुप्लीकेट स्टैम्प, मतलब क्या है, आपने जो स्टैम्प है उसी के जैसा कोई एक स्टैम्प बनाया है। ठीक है, कोई एक स्टैम्प बनाया है, डुप्लीकेट स्टैम्प बनाया है, और उसको आप क्या कर रहे हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, डुप्लीकेट स्टैम्प को यूज़ कर रहे हो, तो एक वो प्रोहिबिटेड है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज प्रोहिबिटेड। किस और इसे क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस भी है, किससे, सेक्शंस 263 इंडियन पेनल कोड 1860 के जो रूल्स है उसके हिसाब से। देखो पहला तो आपको इसको याद रखना है कि जो सेक्शन बताया कि एग्जाम पे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक पनिशेबल ऑफेंस, आप फिक्सिया स्टैम्प यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प्स इज अलाउड फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस इन फिलैटेलिक पब्लिकेशंस ओनली, मस्ट बी इन ब्लैक कलर। देखो आप क्या कर सकते हो, आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो स्टैम्प्स का। ठीक है, मतलब वो स्टैम्प के हिसाब से, स्टैम्प के जैसे आप स्टैम्प बना सकते हो, लेकिन वो आप कैसे बनाओगे, आपको सिर्फ उस इलस्ट्रेशन के पर्पज से बनाना पड़ेगा, आप सिर्फ उसको दिखा रहे हो उस पर्पज से बनाना पड़ेगा। किसमें, फिलैटेलिक जो पब्लिकेशंस होते हैं उन जगह पे जैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़े, तो आप क्या कर रहे हो, ऐसा फिक्सिया स्टैम्प्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन उसमें कंडीशन होता है कि उसको ब्लैक कलर का होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे कंडीशन है, आप समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का खत्म हो गया। इसके बाद हम करेंगे अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज general rules regarding packing, sealing and posting and affixing of postage stamps। तो क्या है, देखो क्लॉज नंबर 15 दैट इज पैकिंग का रूल, every letter, packet or parcel must be stamped with date stamps of at least 2 post offices, बुकिंग पोस्ट ऑफिस एंड डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस। बहुत बार एग्जाम पे पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि जो लेटर, पैकेट या पार्सल्स हो उसमें 2 स्टैम्प तो मिनिमम होना ही चाहिए। सोचो ये जो आर्टिकल है, पहला स्टैम्प किसका होना चाहिए, पहला स्टैम्प होना चाहिए एक जो है बुकिंग पोस्ट ऑफिस, मतलब जो उसको बुक कर रहा है वो उसके ऊपर स्टैम्प यूज करके स्टैम्प मारेगा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जहाँ पे वो डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे वो पहुँच जाए, जहाँ पे वो डिलीवर होगा उसका, मतलब इन 2 जगह पे मिनिमम तो आपका स्टैम्प आना ही आना चाहिए। आप मिडिल में अगर किसी और जगह पे भी गया हो उसका भी स्टैम्प पड़ सकता है, लेकिन मिनिमम 2 पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प उसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर एज लायबल टू ग्रेट डील प्रेशर एंड फ्रिक्शन इन मेल बैग्स ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड सफर्स फ्रॉम स्टैंपिंग प्रेशर। देखो एक और रिकमेंडेशन दिया जाता है कि उसमें आप जो भी आर्टिकल उसमें स्ट्रॉन्ग कवर का इस्तेमाल करें। क्यों, क्योंकि उनको जब भेजा जाएगा तो उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर पड़ेगा, ऐसे ही प्रेशर पड़ता है। और जब आप मेल बैग्स में उनको भेजेंगे तो दूसरे आर्टिकल्स का साथ उनमें फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, उसमें भी उसका डैमेज हो सकते हैं। और दूसरा होता है कि जो दे सफर्ड फ्रॉम स्टैंपिंग प्रेशर, जब स्टैम्प मारा जाता है पोस्ट ऑफिस में तब बहुत ही प्रेशर के साथ मारा जाता है। ठीक है, तो उसको भी उसे सफ़र करना पड़ता है, इसलिए रिकमेंड किया है कि आप स्ट्रॉन्ग कवर का इस्तेमाल करें, नहीं तो फट जाएगा आपका आर्टिकल, फिर आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशंस टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रैजाइल आर्टिकल्स। जो नाजुक आर्टिकल्स होते हैं उनको आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज दो, लेकिन उसमें बता दिया जाए कि उसमें पोस्ट ऑफिस कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेगा, आप खुद स्पेशल प्रिकॉशन के साथ उन्हें भेज सकते हो, अच्छे से पैक करके भेज सकते हो, लेकिन ये आपका गारंटी है। पोस्ट ऑफिस फ्रैजाइल आर्टिकल्स का सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं लेता। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हेन वैक्स क्लोथ इज यूज्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ पार्सल्स, पैकेट और लेटर यूज्ड एज एन इनसाइड कवर। देखो अब अगर कभी वैक्स पेपर यूज किया जाए आर्टिकल्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इनसाइड कवर के हिसाब से यूज करना पड़ेगा, इनसाइड की तरफ। ठीक है, चलो ये तो आपको पहला करना होता है। और आप जब यूज़ करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर शुड बी सिक्योरली फास्टेंड आउटसाइड द वैक्स क्लॉथ। आपको वैक्स क्लॉथ के ऊपर, आपने यूज़ किया वैक्स क्लॉथ तो आपको वैक्स क्लॉथ के ऊपर सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर आपको फास्टेंड करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो
टू रिसीव डेट स्टैम्प्स एंड एनी पोस्टेज स्टैम्प्स टू बी एफिक्स, क्योंकि देखो आपके वैक्स क्लोथ के ऊपर तो डेट स्टैम्प नहीं मारा जा सकता, ठीक है, और ना ही आप वहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प्स चिपका पाएंगे, तो उसके लिए आपको एक सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग कवर उसके ऊपर फर्स्ट हैंड करके चिपकाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 5 नंबर पॉइंट, एवरी लेटर्स पैकेट्स एंड पार्सल्स शुड बी क्लोज्ड प्रॉपरली टू अवॉइड शार्प एजेस which may injure officials, damage correspondence and hinder postal operations। देखो हर एक लेटर पैकेट और पार्सल जो आप क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, उस क्लोज करने के बाद आपको देखना है कि उसमें आप कोई शार्प एज ना बने। क्यों? क्योंकि अगर शार्प एज बनेगा तो जो ऑफिशियल उसको डील कर रहा है उसको इंज्योर कर सकता है, ठीक है, बाकी उसके साथ जो आर्टिकल्स रहेगा उनको भी वो डैमेज कर सकता है, और साथ ही साथ हिंडर पोस्टल ऑपरेशन, जो पोस्टल ऑपरेशन है उसमें बाधा का क्रिएट कर सकता है, बाधा आ सकता है, ठीक है। इसलिए जब आप क्लोज कर रहे हो तब कोई शार्प एज ना बने, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज क्लॉज नंबर 16, सीलिंग। Public are advised not to use sealing wax for sealing outside unregistered letters and packets। जब unregistered letters and packets आप सील कर रहे हो तो पब्लिक को रिकमेंड किया जाता है कि आप सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल ना करें, एक्सेप्ट वेयर सच सील्स आर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स। अगर आपका जरूरत पड़े बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल प्रोटेक्शन के लिए आप तब यूज़ कीजिए, लेकिन पहला रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एकदम इस्तेमाल कीजिए ही नहीं, ठीक है। When sealing wax is used on unregistered letters and packets, अब आप अगर सोचो आपने सीलिंग वैक्स यूज़ किया तब आपको क्या करना चाहिए, ए पीस ऑफ टिश्यू और अदर थिन पेपर शुड बी लेड ऑन वैक्स बिफोर सील इज अप्लाइड। जो सील अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैक्स है उसके ऊपर टिश्यू या कोई अदर थिन पेपर आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप सील का अप्लाई करें, ठीक है। अदरवाइज बोथ आर्टिकल्स देमसेल्व्स and those articles which they come in contact liable to injury from sealing wax adhering to other articles। अदरवाइज क्या होगा, वो जो आर्टिकल है वो खुद या उसके साथ जो भी आर्टिकल कांटेक्ट में आएगा उनको क्या कर सकते हो, इंजरी कर सकता है, जो सीलिंग वैक्स आएगा उससे वो इंज्योर हो सकता है, मतलब उसको वो वेस्ट नष्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वो आर्टिकल के ऊपर, मतलब अगर आप सीलिंग वैक्स यूज़ करें तो उसमें आप टिश्यू या थिन पेपर यूज़ कीजिए, ठीक है। दिस प्रिकॉशन इज स्पेशली नेसेसरी फॉर फॉरेन बाउंड आर्टिकल्स दैट पास थ्रू वेरी हॉट क्लाइमेट्स। अब देखो, अब आपने अगर इसको फॉरेन मतलब बाहर भेजना हो आर्टिकल को, तो अब आपको इसको स्पेशली और भी अच्छे से इसको मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर जा रहा है तो उनको मतलब देखो अलग अलग वेदर के ऊपर से जाना पड़ता है, तो हॉट क्लाइमेट के वहाँ से जाना पड़ सकता है, तो उस हॉट क्लाइमेट में क्या होगा, जो सीलिंग वैक्स है वो पिघल जाएगा और खुद आर्टिकल तो डैमेज होगा ही और दूसरा आर्टिकल को भी डैमेज करेगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पोस्टेज ऑफ कॉइन्स एंड एक्सेट्रा। क्या है पोस्टेज ऑफ कॉइन्स एंड एक्सेट्रा का रूल्स? कॉइन्स, बुलियन, प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, करेंसी एंड बैंक नोट्स। देखो ये जो आर्टिकल्स हमने बताया, ये सब चीज़ें बताया, उनको दे कैन बी सेंट बाय इनलैंड पोस्ट ओनली इफ इंश्योर्ड। आप इनको अगर इनलैंड पोस्ट के जरिए भेजना चाहते हो तो आप इसको भेज सकते हो, लेकिन आपको पहले उसे क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा। इफ नॉट एंड सेंड एज अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल। अब आपने क्या किया, ऐसा मेंटेन नहीं किया और अनरजिस्टर्ड लेटर या अनरजिस्टर्ड पार्सल जैसा उसको भेज दिया, तो उसमें क्या होगा, सेंडर नॉट ओनली रन्स द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर प्रॉपर्टी। देखो उसमें तो कोई कभी कभी सिक्योरिटी नहीं दिया जाता अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए, तो उसको उसका खोने का तो सिक्योरिटी रहेगा ही, उसको खोने का डर रहेगा। साथ ही साथ क्या होगा, बट ऑल्सो एक्सपोज टू टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड्स द आर्टिकल पासेस। अब जो भी पर्सन के हाथों से, मतलब जो ऑफिशियल्स हो या जो भी हो, उनके हाथों से वो जाएगा वो आर्टिकल, उनके ऊपर एक टेम्पटेशन हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट कीमती आर्टिकल है, तो उनको बाहर निकालने का टेंडेंसी उनके ऊपर बन सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको इंश्योर करने के बाद ही आप इंग्लैंड पोस्ट के जरिए उनको भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है देखो एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि कौन सा इस कैटेगरी में आता है। जैसे देखो आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर इंक्लूड्स आर्टिकल्स मेड होली और पार्टली गोल्ड और सिल्वर। देखो आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर में क्या होता है, दे आर इंक्लूड इन दिस लिस्ट। अगर वो अगर होली मतलब पूरा का पूरा या पार्टली अगर कोई एक पार्ट गोल्ड या सिल्वर का बना हो, बट डस नॉट इंक्लूड कॉइन्स एंड इलेक्ट्रो और अदर प्लेटेड गोल्ड्स। अब देखो आप क्या होगा, ऐसा कोई अगर कॉइन हो जिसमें प्लेटेड किया गया हो, प्लेटेड यानी कि एक नॉर्मल कॉइन है, सपोज एक लोहे का ही कॉइन है, उसके ऊपर गोल्ड का या सिल्वर का प्लेटेड किया गया है, तो उस कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, कॉइन्स
डस नॉट इंक्लूड कट काउंटरफिट कॉइन्स रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट एंड मिंट्स। ठीक है, तो जो कॉइन्स होता है जो काउंटरफिट होता है मतलब कॉइन उसी के जैसा बनाया गया है लेकिन वो क्या मिंट या करेंसी डिपार्टमेंट से नहीं बनाएगा, तो काउंटरफिट कॉइन है। ठीक है, डुप्लीकेट कॉइन, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, करेंसी नोट डस नॉट इंक्लूड डिफेस्ड नोट्स दैट इज फ्रॉम नोट्स फ्रॉम व्हिच सिग्नेचर हैज बीन कट ऑफ एंड अदर कैंसिलेशंस रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट। सो जो करेंसी नोट्स होता है वो कौन से करेंसी नोट्स इंक्लूड नहीं होता, जो डिफेस्ड होता है मतलब जिनको कैंसिल किया गया है। ठीक है, आइदर सिग्नेचर कट करके या किसी और प्रोसेस से उनको कैंसिल किया गया है, कैसे उनको रिमिट कर लिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट, तो वो करेंसी नोट्स भी इस कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, उनको आप ऐसे बेच नहीं सकते इंश्योर करके। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वेलरी इंक्लूड्स, कौन से ज्वेलरी इंक्लूड्स है, वॉचेस। ठीक है, वॉचेस इंक्लूड होता है द केसेस ऑफ व्हिच आर एंटायरली और मेनली कंपोस्ट ऑफ गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम, जिसमें जो वाच है वो इधर कंप्लीटली गोल्ड या प्लैटिनम या सिल्वर का बना हो या क्या हो मेनली मतलब ज़्यादातर पार्ट उसका गोल्ड सिल्वर या प्लैटिनम से बना हो, तो ऐसे वॉचेस को ज्वेलरी के कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, इसका बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 18 नंबर पॉइंट, 18 नंबर क्लॉज लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स क्या है, लेटर्स पोस्ट कार्ड्स इनलैंड लेटर कार्ड्स एंड पैकेट्स मे बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस इन द पोस्ट ऑफिसेस मेल ऑफिसेस इंस्टॉल्ड इन पब्लिक प्लेसेस इन मोबाइल पोस्ट ऑफिस एंड स्टीमर्स। ठीक है, जो लेटर्स बॉक्स होता है मतलब उनमें क्या होता है, लेटर्स पोस्ट कार्ड इनर लेटर कार्ड्स पैकेट्स इनको पोस्ट किया जा सकता है। लेटर बॉक्सेस जो होता है वो पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के वहाँ पे किसी पब्लिक प्लेस में इंस्टॉल किया जाता है, या तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में या तो स्टीमर्स में भी इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, आप वहाँ पे ये सब आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट द पोस्टेज ड्यू एंड लेट फी प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस आर फुल्ली प्रीपेड। ये देखो, अब आप अगर पोस्ट कोई आर्टिकल को इन लेटर बॉक्स में भेज रहे हो, ठीक है ना, लेटर्स में डाल लो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो पोस्टेज ड्यू है या तो लेट पेमेंट है आपको उसे फुल्ली प्रीपेड करना पड़ेगा, कोई ड्यू करके आप उसे नहीं डाल सकते। ठीक है, आपको उसे फुल्ली प्रीपेड करने के बाद ही लेटर बॉक्स में डालना है। अब उसके बाद पॉइंट है फ्रैंक मिसिंग फ्रैंक आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन दिस लेटर बॉक्स। अब अगर आपने मिसिंग फ्रैंक आर्टिकल्स को भी लेटर बॉक्स में डालने की कोशिश किया तो क्या होगा, उनको अनरजिस्टर्ड मतलब वो ऐसे पोस्ट नहीं कर सकता, दे आर ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड। ठीक है, मतलब उनको लेटर फ्रैंकिंग आर्टिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, आप लेटर बॉक्स में आप उसको नहीं डाल सकते। ठीक है, उसको तो हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्लॉज नंबर 19 दैट इज पोस्टेज इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस। लेटर बॉक्सेस मार्क फॉर लेटर्स ओनली यूज्ड फॉर पोस्टिंग ओनली ऑफ लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स। तो देखो, जिन सब लेटर बॉक्स में फॉर लेटर्स ओनली लिखा हो आप उसमें सिर्फ लेटर और पोस्ट कार्ड ही डाल सकते हो, कोई और चीज़ डाल नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ लेटर्स और पोस्ट कार्ड के लिए वो यूज होता है। स्पेशल लेटर बॉक्सेस प्रोवाइडेड इन सिटीज फॉर पोस्टिंग ऑफ एयर मेल सर्विसेज QMS यानी कि क्विक मेल सर्विस आर्टिकल्स यूज्ड ओनली फॉर पोस्टिंग सच आर्टिकल्स ओनली। ठीक है, जो स्पेशल लेटर बॉक्स होता है सिटीज़ में जिसमें एयर मेल आर्टिकल्स लिखा हो या QMS आर्टिकल्स लिखा हो तो आप उसमें सिर्फ उसी तरीके का आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हो। अदर आर्टिकल्स ही पोस्टेड इन सच लेटर बॉक्सेस आर लायबल टू डिटेंशन। अब अगर आप ऐसे स्पेशल लेटर बॉक्स में आपने कोई अदर तरीके का आर्टिकल पोस्ट किया हो तो उसको क्या किएगा, डिटेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, रोक दिया जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज QMS आर्टिकल्स। QMS आर्टिकल्स शुड बियर फुल पिन नेम एंड ऑफ द टाउन और डेस्टिनेशन। ठीक है, देखो, अब अगर अब QMS आर्टिकल्स भेज रहे हो तो QMS आर्टिकल्स के नेम ऑफ द टाउन या डेस्टिनेशन के नीचे आपको फुल पिन कोड लिखना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके साथ पोस्टल इनसाइट का ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। देखो, इसके बाद यहाँ पे MCQs भी है क्लॉज 12 to 19 का, लेकिन MCQs हम इस वीडियो में नहीं कराएंगे। अब अगर आपको MCQs चाहिए तो आपको हमारे पेड कोर्स के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। पेड कोर्स के ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर तो दिया है और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आपको वहाँ पे भी डिटेल्स मिल जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी कीजिए, एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, ऐसे ही बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करना है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ।